हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास प्रीवियस लेक्चर में आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था किंगडम एनिमेलिया, यानी कि जंतु जगत के बारे में हमने यहाँ पर स्टडी किया था। क्या क्या चीजें आपने यहाँ पे पढ़ी हैं? आपने सिर्फ फाइलम के बारे में यहाँ पर पढ़ा है। चैप्टर लेंथी है आपका। आपने अलग अलग फाइलम के बारे में पढ़ा और देखा कि उनमें क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। जाना कि जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो जंतु जगत में जो डेवलपमेंट हुआ, जो विकास हुआ, उसका क्रम क्या था, उसी के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, अलग अलग फाइलम को स्टडी किया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, देखेंगे आपने इस चैप्टर में कितना समझा है, कितना आपको याद है, कौन से वो टॉपिक हैं जो आपको फिर से पढ़ने की आवश्यकता है। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के हम क्या करेंगे कि टॉपिक को लेते रहेंगे और टॉपिक को फिर से रिवाइज करते रहेंगे। तो देख लेते हैं, सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन आता है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपने कहा इफ यू आर गिवन अ स्पेसिमेन, व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू वुड फॉलो टू क्लासिफाई इट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपने कहा यदि आपको एक नमूना दिया जाता है तो उसे वर्गीकृत करने के लिए आप किन चरणों का पालन करेंगे। आपको क्या दे दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक ग्रुप दे दिया है या फिर कोई भी स्पेसिमेन दे दिया है या कोई भी आपको एक जीव दे दिया गया है। आपको कहा गया कि आपको अब उसे क्लासिफाई करना है, उसका वर्गीकरण आपको करना है, तो किस प्रकार से आप करेंगे। सबसे पहले जब हम पढ़ रहे थे, आपने वर्गीकरण पढ़ा है, क्लासिफिकेशन के बारे में हमने बात की है। आपने देखा है कि क्लासिफिकेशन किस प्रकार से आया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे आया था, सारी चीजें हमने स्टडी की थी। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जब अगर क्लासिफिकेशन आपने किया तो क्लासिफिकेशन का आधार क्या था, क्या क्या आधार थे वहां पे, क्या क्या बेसिस थे, वो भी आपने जाने जब आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे। इसी के साथ आपने ये भी जाना कि जो क्लासिफिकेशन है उसकी आवश्यकता क्या है, क्यों नीड है, क्यों हम कर रहे हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ते चले आ रहे हैं। अब बात आती है जंतु जगत की, तो आपने जंतु जगत में कहा कि क्लासिफिकेशन का आधार क्या था, वर्गीकरण का आधार क्या था। एक तो आपने पढ़ा कि जो 5 जगत आपके पास आए थे। ठीक है, एक तो आपने पढ़ा 5 जगतों के बारे में। अब जो 5 जगत आपके पास आए, कौन कौन से, अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से हैं, अभी तक आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए क्योंकि आप सारे ही जो किंगडम है उन्हें पढ़ चुके हैं। आपने कहा कौन कौन सा आता है, सबसे पहले है मोनेरा, प्रोटिस्टा है, ठीक है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है। ठीक है, सबसे पहले किंगडम मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, किंगडम प्लांटी है और लास्ट में है एनिमेलिया। ये आपके पास आते हैं 5 जगत। तो सबसे पहले आपने यही पढ़ा था, इन 5 जगतों में जब आपने क्या किया, 5 जगतों में डिवाइड किया, वर्गीकरण किया, क्या आधार था इसका। एक तो ये चीज है, जब आपने यहाँ पर पढ़ा होगा मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, तो एनिमेलिया के बारे में जब आपने पढ़ा या प्लांटी के बारे में आपने जब पढ़ा, तो आपने देखा कि जब आपने इन्हें अलग अलग भागों में विभाजित किया है, जैसे कि आपने क्या किया, सबसे पहले जो किंगडम एनिमेलिया था उसे अलग अलग फाइलम में डिवाइड किया। और जब अलग अलग फाइलम में आपने डिवाइड किया तो हमने तुरंत ही फाइलम के बारे में नहीं पढ़ा, हमने ये नहीं पढ़ा कि पॉलीफेरा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, या कॉर्डेट्स के क्या कैरेक्टर हैं, आपने ये नहीं पढ़ा था। सबसे पहले हमने देखा था कि किस आधार पर आपने वर्गीकृत किया है, आपने अलग अलग फाइलम बनाए हैं। जैसे कि अगर आपके पास दे दिए जाए टोटल 20 लोग, ठीक है, 20 लोग आपके पास दे दिए जाए। अब 20 लोगों में आपको ये बताना, आपको ये करना है कि इन्हें अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना है, आपने 5-5 के ग्रुप बनाने हैं। आपने क्या करना है, 4 ग्रुप बनाने हैं और हर ग्रुप में कितने होंगे, 5 होंगे, 5 होंगे। तो आपने जब आप वर्गीकृत करेंगे तो उसका आधार क्या होगा, कोई तो आधार होगा, आप ऐसे ही तो किसी को नहीं उठा लेंगे और उसे एक ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, आपको कहा गया है कि आपने 4 ग्रुप बनाने हैं, हर ग्रुप में आपको 5 लोगों को रखना है। जब आप 5 लोगों को रखते हैं तो आप कुछ ना कुछ सोचेंगे कि हम किस आधार पर एक ग्रुप में सबको रखें। हो सकता है कि यहाँ पर आप क्या देखें, आप देखें एज के अकॉर्डिंग, उम्र कितनी है उसके अकॉर्डिंग आप देखें। हो सकता है कि आप देखें कि यहाँ पर अगर छोटे आपके पास बच्चे आए हैं, स्कूल लेवल के बच्चे आए हैं, तो आप देखें कि कौन सी क्लास का कौन सा बच्चा है। ठीक है, हो सकता है आप हाइट के बेसिस पे देखिए, आपने कहा कि जिनकी बराबर हाइट है उन्हें एक ग्रुप में रखा जाए,
जिनकी अलग अलग हाइट है उन्हें अलग अलग ग्रुप में रखा जाए। तो आधार आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, आप कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज होगी, एक ऐसा आधार होगा जिसके आधार पर आप क्या कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। जैसे कि इसे एक और एग्जांपल लेते हैं, आपके पास 20 फूल हैं, ठीक है, 20 आपके पास क्या है, फ्लावर है। आपको कहा गया है कि इन फ्लावर के अलग अलग ग्रुप बनाइए इनके रंगों के आधार पर, ठीक है, आधार क्या है, रंग है। अब आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो रेड कलर के फ्लावर थे वो थे 4, 4 आपके पास क्या है, लाल कलर के फूल हैं। उसके बाद आपने कहा कि 6 आपके पास क्या है, पिंक कलर के हैं। उसके बाद आपने कहा कि 5 आपके पास क्या है, येलो हैं। और आपने कहा कि जो 5 है वो आपके पास क्या है, पर्पल है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आधार क्या था आपके पास, आपने कहा फ्लावर का कलर, रंगों के आधार पर आपने अलग अलग ग्रुप वहां पर बनाए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपने कुछ आधार थे हमारे पास, कुछ ऐसे कैरेक्टर थे, कुछ ऐसे गुण थे जिनको ध्यान में रख करके आपने अलग अलग फाइलम के बारे में बात की थी, ठीक है। अब आपको यही सिचुएशन दी जा रही है कि आपके पास एक स्पेसिमेन दिया गया है और आपको उसे क्या करना है, क्लासिफाई करना है, उसका वर्गीकरण करना है, आपको देखना है। सबसे पहले तो आप किंगडम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आप किंगडम एनिमलिया के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद आप फाइलम देखेंगे, कौन सा फाइलम है। तो जब आप फाइलम देख रहे होंगे, जब आपने क्या किया, जब आप फाइलम में उसे डालेंगे तो फाइलम के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ी थी, ठीक है, कि जैसे बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, शरीर का संगठन कैसा है, जैसे कि आपने कहा कि सीलोम है या नहीं है, जैसे कि जर्म लेयर कितनी होती है, ये सारे कुछ कैरेक्टर हमने पढ़े थे। आंसर आप सबको पता है, क्योंकि जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो सबसे पहले यही टॉपिक हमने डिस्कस किया था। आपने कहा था कि जब भी आप वर्गीकरण करेंगे तो वर्गीकरण का एक आधार होता है, ठीक है, और उसी आधार के अनुसार आप क्या करते हैं, जो यहाँ पर जीव होते हैं उन्हें अलग अलग फाइलम में आप डालेंगे। तो क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर बताई गई हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। आपने कहा द स्टेप्स टू क्लासिफाई द स्पेसिमेन आर गिवन बिलो, कि वो कौन कौन से चरण होंगे कि जिसके द्वारा आप क्या करेंगे, उस स्पेसिमेन को क्लासिफाई करेंगे। स्पेसिमेन कहिए या फिर आप ये भी कह सकते हैं कोई भी आपको एक रैंडम, कोई भी आपको एक जीव दे दिया गया है, ठीक है, कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको दे दिया गया है। अब आपको कहा गया है कि आपको इसे क्या करना है, इसका क्लासिफिकेशन करना है कि ये कौन से किंगडम, कौन से फाइलम या कौन से सब फाइलम में आएगा। तो आप क्या क्या चीजें वहां पर देखेंगे, आपने कहा सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लासिफाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या देखा जाएगा, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले आपने कहा कि आप बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, आप कहेंगे ये एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय जीव है, क्या इसमें अंग पाए जा रहे हैं, क्या इसमें ऊतक पाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। आपने कहा क्लासिफाई द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन द सेलुलर एंड टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये जो जीव हमारे पास है इसकी शारीरिक संरचना किस प्रकार की, क्या एक ही कोशिका है, ठीक है, या फिर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, या फिर ऊतक है, या फिर अंग है, या अंग तंत्र है। इसके आधार पर आप देखेंगे कि इसकी जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, जो शारीरिक संगठन है, वो किस प्रकार का है, ठीक है। पहली बात क्लियर हो गई है। दूसरा आप देखेंगे सिमेट्री। सिमेट्री में आप क्या कहते हैं, आपने कहा क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री। आपने सिमेट्री में क्या कहा था, जो सममिति होती है, आपने कहा कि आप देखते हैं कोई भी जीव आपके पास आता है, आप देखते हैं आप कितने प्लेन पे उसे इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम सबसे पहले अपना एग्जांपल लेंगे, मैमल्स का एग्जांपल अगर हमने, मैमल्स में मनुष्य आते हैं, मनुष्य का अगर आप एग्जांपल लेंगे तो हमारे पास ऐसे कितने प्लेन हैं जहां से आप अपनी हमारी बॉडी यानी अपनी बॉडी को क्या करेंगे, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो आपने कहा सिर्फ एक ही, यहाँ पे एक ही प्लेन आता है। आप अगर सेंटर से देखते हैं तो सेंटर से आप क्या करेंगे कि दोनों जो हमारे पार्ट होंगे, लेफ्ट और राइट, जो दोनों पार्ट्स होंगे वो इक्वल होते हैं। आपने कहा ऑर्गन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है, फंक्शन सेम होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि हमारे अंदर जो सिमेट्री पाई जा रही है वो कैसी है, बायलेटरल सिमेट्री हमने कही थी, कहा था आपने बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक ही प्लेन से क्या कर रहे हैं, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो पा रहे हैं, तो बायलेटरल सिमेट्री यहाँ पर पाई जा रही है। आपने कहा कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनमें सिमेट्री ही नहीं पाई जाती, आपने पढ़ा था जब हमने अलग अलग फाइलम के बारे में बात की थी। आगे क्वेश्चन हमारे पास आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे। दूसरा आपने कहा रेडियल सिमेट्री क्या होती है। रेडियल सिमेट्री में आपने कहा कि आप बॉडी के किसी भी प्लेन से कट कीजिए,
आपको इक्वल हाफ में ही मिलेंगे, क्योंकि क्या है, जो शरीर है वो चारों तरफ से एक ही जैसा है, तो उसे आप क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्री कहेंगे। तो आपने कहा कि देखिए कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, देखिए कि यहाँ पे सिमेट्री कैसे पाई जा रही है। नेक्स्ट आपने कहा क्लासिफाइड डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। आप क्या देखेंगे, जर्म लेयर को देखेंगे, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे, जर्म लेयर को देखेंगे। कितनी जर्म लेयर होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी जर्म लेयर होती हैं, 3 जर्म लेयर होती हैं, ठीक है। 3 जर्म लेयर होती है, कौन कौन सी होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। 3 जर्म लेयर यहाँ पर आती हैं। अब आपने कहा कि 3 जर्म लेयर में से अगर 2 ही जर्म लेयर है, 2 कौन सी, आपने कहा एक्टो, देखिए ये होगी एक्टो, ये बीच वाली है मीजो और ये है एंडो, ठीक है। 3 लेयर आपके पास आ गई हैं। ठीक है, 3 जर्म लेयर आपके पास आ गए हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। आपने कहा अगर यहाँ पे सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म है तो आप कहेंगे ये होता है डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। डाई का मतलब क्या होता है, 2, तो ये क्या होगा, डिप्लोब्लास्टिक होगा। अगर कहीं पे तीनों लेयर आपको दिखाई दे रही हैं तो आपने क्या बात की, आपने कहा ये होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि तीनों ही जर्म लेयर प्रेजेंट है। तो क्या होगा, डिप्लोब्लास्टिक वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो सिंपल हैं, ठीक है, जिनकी शारीरिक संरचना सिंपल है। जिनकी शारीरिक संरचना थोड़ा जटिल है, थोड़ा एडवांस जो आ जाते हैं, उनमें आपने क्या पढ़ा था, ट्रिप्लोब्लास्टिक पढ़ा था, यही आपने कहा था। आपने कहा था पहले आपके पास क्या आए थे, डिप्लोब्लास्टिक आए थे, उसके बाद आपके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक आ गए थे, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़े फाइलम में, वैसे वैसे आपने देखा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक यहाँ पर आ गए हैं। अब आता है आपके पास जो नेक्स्ट, जो बेस होगा, जो आधार होगा, वो है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, ठीक है। जो शारीरिक गुहा है, जो बॉडी कैविटी है, वो प्रेजेंट है या नहीं है, यही हमने देखा था कि बॉडी जो कैविटी प्रेजेंट है या नहीं है, जिसे आपने क्या कहा था, सीलोमेट कहा था, ए सीलोमेट कहा था और स्यूडो सीलोमेट कहा था। 3 प्रकार के जीव आपके पास आए थे। देखिए जर्म लेयर के आधार पर आपके पास 2 प्रकार के आपने पढ़े थे, ठीक है, 2 प्रकार के आपने पढ़े थे। और सीलोम यानी कि बॉडी कैविटी के आधार पर आपने 30 प्रकार के जीव पढ़े थे। आपने कहा था ए सीलोमेट, जिनमें सीलोम पाया ही नहीं जा रहा है, बॉडी कैविटी एब्सेंट है उनमें। फिर आपने कहा था स्यूडो सीलोमेट, स्यूडो सीलोमेट यानी कि जिनमें वास्तविक सीलोम नहीं पाई जा रही है। फिर आपने कहा था कि सीलोमेट, जिनमें की वास्तविक सीलोम या वास्तविक बॉडी कैविटी पाई जा रही है। मैंने आपको क्या कहा था, स्यूडो सीलोमेट और सीलोमेट दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने डायग्राम भी बनाया है, ठीक है, हमने डायग्राम भी बनाया है। और आपने कहा है कि अगर क्या होता है, जो आपकी बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी के अंदर जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है, बॉडी कैविटी अगर दोनों साइड से क्या है, जर्म लेयर से कवर्ड होती है, तो इसका मतलब ट्रू सीलोम वहां पर पाया जा रहा है। दोनों तरफ से समझ रहे हैं आप, एक तो आपकी बॉडी है और एक आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, तो दोनों साइड से क्या होगा, वहां पर जो जर्म लेयर है वो उसे कवर करेगी। चलिए नेक्स्ट आपने कहा टाइप ऑफ सीलोम डेवलपमेंट, सीलोम का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है, ये आपका अगला आधार होगा। क्लासिफाई सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन के आधार पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे। नेक्स्ट आपने कहा डिफ्रेंशिएट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये सारे क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब आपने फाइलम के बारे में भी पढ़ा तो आपने यही सारे आधार देखे और इन्हीं के आधार पर आपने वर्गीकरण किया है अलग अलग फाइलम का। आपने देखा कि किस फाइलम के जीवों में क्या है, सिर्फ कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जा रहा है, किसमें ऊतक स्तर का पाया जा रहा है, किसमें अंग स्तर का पाया जा रहा है। इस प्रकार से आपने सारे फाइलम को देखा, फिर आपने सिमेट्री वहां पर देखी, फिर आपने जर्म लेयर को वहां पे देखा, फिर आपने सीलोम को वहां पर देखा, ठीक है। ये सारे कुछ कैरेक्टर थे जिनके आधार पर आपने क्या किया था, अलग अलग फाइलम को डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो पढ़ ले क्या क्या चीजें आपको बताई गई हैं। आपने कहा संगठन के स्तर को वर्गीकृत करें, यानी कि सेलुलर और ऊतक स्तर के संगठन में कोशिकाओं की व्यवस्था को वर्गीकृत करें। दूसरा है समरूपता कैसी है, आपने कहा रेडियल या द्विपक्षीय समरूपता के अनुसार जीवों को वर्गीकृत करें। फिर आपने कहा डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक संगठन को वर्गीकृत करें। फिर आपने कहा शरीर गुहा की उपस्थिति या अनुपस्थिति देखें वहां पर। सीलोम का विकास किस प्रकार से हुआ है, ये भी आपको क्या करना है, देखना है।
ठीक है, सीलोम का आपको देखना है कि सीलोम का विकास किस प्रकार से हुआ है। फिर आप क्या करेंगे कि जो यहाँ पे सेगमेंटेशन है, ठीक है, कि सेगमेंट पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे हैं, उसके अनुसार आपने देखा नोटोकोड की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर आपने क्या किया, जीवों को वर्गीकृत किया। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास आया है वो आपके चैप्टर के सबसे पहले टॉपिक से ही आपके पास आया है कि क्या आधार होते हैं, कि आप क्या करेंगे, जीवों को वर्गीकृत करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो ये सारे जो पॉइंट्स आप अपनी एक कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए, ये आपने बात की है वर्गीकरण के आधार के अनुसार। इसके अलावा और भी बहुत सारे आधार होते हैं, जैसे कि आपने कहा कि जो परिसंचरण तंत्र है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे कि डाइजेशन किस प्रकार से हुआ है, जैसे कि फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से हुआ है, यही आपने पढ़ा था। आपने कहा था कि जो डाइजेशन है वो कैसे होगा, कंप्लीट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। ठीक है, डाइजेशन कैसे हो रहा है, सेलुलर हो रहा है। अगर सेलुलर हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पर जो पाचन तंत्र है वो कंप्लीट नहीं होगा, पाचन तंत्र वहां पर डेवलप नहीं हुआ है, इसीलिए जो सेल्स है, जो कोशिकाएं हैं, वहां पर पाचन की प्रक्रिया हो रही है। श्वसन किस प्रकार से हो रहा है। नेक्स्ट हमने फर्टिलाइजेशन की बात की थी, आपने कहा कि यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है या इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। जो आपने कहा कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज है या ओपन टाइप का है। तो ये बहुत सारे कैरेक्टर और भी आपके पास आएंगे। आपको करना क्या है, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो आपको वहां पे आपने नोट्स बनाए होंगे, साथ साथ में आप उन्हें भी देखते रहेंगे। ठीक है, ये कुछ हमारे पास क्या आए हैं, आधार आए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आया है उसमें आपसे क्या पूछा गया है, आपने कहा what are the difficulties that you would face in classification of animals if common fundamental features are not taken into account। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से देखिए। आपने कहा यदि सामान्य मूलभूत विशेषताओं को ध्यान में नहीं रखा गया तो जो जानवर हैं या जो जीव हैं, जो जीव हैं उनके वर्गीकरण में आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अभी देखिए, क्वेश्चन एक सीक्वेंस में आपके पास आ रहे हैं और आप अच्छे से समझिए। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा अलग चीज नहीं होगी, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, समझना है क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है। जैसे कि कुछ देर पहले आपने देखा कि वर्गीकरण अगर आप कर रहे हैं तो किस आधार पर कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मूलभूत विशेषताएं हैं, यानी कि जो वर्गीकरण के जो आधार आपने अभी देखे, अगर उन आधार को, उन विशेषताओं को ध्यान में नहीं रखा गया और आप उन्हीं के बिना वर्गीकरण कर रहे हैं तो आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि आपको ये कहा गया है कि कोई भी आधार आप नहीं ले रहे हैं, आप नहीं देखेंगे कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, जर्म लेयर प्रेजेंट है या नहीं है, फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से हो रहा है, वहां पे सीलोम किस प्रकार का है, सिमेट्री किस प्रकार की, ये सारी चीजें आपने नहीं देखी। इनके बिना आप वर्गीकरण कर रहे हैं तो आप कैसे वर्गीकरण करेंगे, क्या वो चीजें होंगी कि जो आपको वहां पे, क्या डिफिकल्टीज कौन कौन सी होंगी कि जो आपको वहां पर फेस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो कॉमन सी चीज ये है कि आप तो कंफ्यूज ही रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार की बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं। देख लेते हैं क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर समझाई गई हैं। आपने कहा एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स। ठीक है, क्या है, जो जीव हैं उन्हें उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर हमने क्या किया है, उन्हें अलग अलग जो फाइलम है उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया है। कुछ क्या है, फंडामेंटल फीचर्स यहाँ पर हैं। ठीक है, अब आपने कहा कि वो कौन कौन से फीचर्स, एक बार फिर से देख लीजिए, आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो फिर से रिपीट हो रहा है। कौन कौन से वो आधार थे, आपने कहा सच एज सेल अरेंजमेंट, सेल का अरेंजमेंट कैसा है। सेल के अरेंजमेंट से क्या मतलब है, एक कोशिका है, कोशिका मिलकर ऊतक बना रही है या अंग बना रही है या अंग तंत्र बना रही है। तो आप देखेंगे कि जो सेल है, सेल का अरेंजमेंट कैसा है। आपने देखा बॉडी की सिमेट्री कैसी है, नेचर ऑफ सीलोम कैसा है, सीलोम डाइजेस्टिव ट्रैक कैसा है या नहीं है, इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है। आपने कहा सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, ओपन है या क्लोज है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है। ठीक है, आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि कुछ ऐसे जीव भी होंगे जिनमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे भी जीव आएंगे आपके पास, आपने पढ़े हैं, जिनमें मेल और फीमेल अलग अलग यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट आपने कहा विदाउट दीज कॉमन फीचर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट ईच ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली। अब आपको ये कहा गया है कि इन फीचर्स को अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो हम हर एक जीव को इंडिविजुअली हम क्या करते हैं, स्टडी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, it is impossible to add a new species detected every day without common features।
ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी एक नया जीव आपके पास आया। लेकिन सबसे पहले होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपने कोई ऐसा जीव देखा जो एकदम अलग है, जो इससे पहले आपने देखा ही नहीं था या हमारे साइंटिस्ट ने देखा ही नहीं है। अब उनके सामने प्रॉब्लम ये है कि वो उस जीव को किस ग्रुप में रखें। तो सबसे पहले तो कॉमन सी चीज आप क्या देखेंगे, प्लांट है या एनिमल है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फंजाई है या प्रोटोजोआ है, आप यही देखेंगे। तो ये तो आप देख करके पता लगा लेंगे, काफी हद तक आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्लांट है या एनिमल है। आपने कहा ये एनिमल है, ठीक है, एनिमल है। यहाँ पर भी आपने एक आधार देखा था, ठीक है। अब आपने कहा कि वो एनिमल है, लेकिन वो किस फाइलम में आता है। इसके लिए आपको इन सारे फीचर्स की आवश्यकता होगी, आपको ये सारे फीचर्स देखने पड़ेंगे, एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आप इन फीचर्स को नहीं देखेंगे तो आप क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं उसको, आप किसी भी ग्रुप में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। यही चीज आपको कही गई। आपने कहा टू स्टडी डाइवर्सिटी इन एनिमल्स क्लासिफिकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन कॉमन बेसिक फीचर्स। आपको जब भी क्या करना पड़ेगा, विविधता को आप पढ़ते हैं, ठीक है, जीवों में जब विविधता को आप पढ़ते हैं या जीवों का वर्गीकरण जब आप पढ़ते हैं, तो कुछ जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं, जो फंडामेंटल फीचर्स हैं, जो कि आपने कुछ देर पहले अभी यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जो कि आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं, आपने कहा इनकी हमें आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। इनके बिना आप क्या करेंगे, वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। तो कुछ डिफिकल्टीज आपको बताई गई हैं, जैसे कि ट्रेसिंग ऑफ interdependence amongst various animals will become difficult। सेकंड कहा गया है difficulty in developing a new species of animals। नए स्पीशीज को डेवलप करने में क्या होगी, यहाँ पे आपको कठिनाई होगी। तो क्या आपका आंसर आपको बताता है, आपने कहा जानवरों को सामान्य विशेषताओं जैसे कि कोशिका व्यवस्था, शरीर की समरूपता, सीलोम की प्रकृति, या सीलोम को सही कर लेंगे। पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, प्रजनन प्रणाली के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इन सामान्य विशेषताओं के बिना प्रत्येक जीव का व्यक्तिगत रूप से इलाज करना, इलाज यानी कि आप स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है। अब देखिए, अगर आपको किसी का ट्रीटमेंट भी करना है, अगर आपको किसी जीव का ट्रीटमेंट करना है, तो उसके लिए भी आपको उस जीव के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आप उसके बारे में स्टडी ही करेंगे। आपने कहा कि कोई जीव है, आपको नहीं पता, आपने अलग अलग ग्रुप में उन्हें डिवाइड नहीं किया है। अब वो जीव क्या है, बीमार हो गया है, हो सकता है वो कोई पशु हो, कोई पक्षी हो, या कोई मनुष्य हो। अब वो बीमार जब हो गया है, उसकी ट्रीटमेंट को करने से पहले तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी उस पर। अब स्टडी आप कैसे करेंगे, जब तक कि आपको जो बेसिक से जो कैरेक्टर है, बेसिक से जो फीचर्स है, वही आपको पता नहीं होंगे, आप वहाँ पर ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो जब आप पढ़ रहे थे कि क्लासिफिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्या महत्व है यहाँ पर वर्गीकरण का, आपने कहा सबसे पहला तो हमने यही कहा था, अगर किसी भी जीव का आप उपचार कर रहे हैं, आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले उसका अध्ययन जरूरी है। उसकी जो शारीरिक बनावट है, जो शारीरिक संरचना है, या जो उसका शरीर है, उसका जो अध्ययन है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा हमने कहा कि हम ऐसा नहीं है कि हम हर एक जीव को ले करके उसका अध्ययन करें। तो हम करते क्या है, जो एक जैसे, जिनमें कि लगभग जो कैरेक्टर हैं, जो यहाँ पे फीचर्स हैं, वो सामान्य पाए जा रहे हैं, जो समान पाए जा रहे हैं, उन्हें हम एक ग्रुप में रखें, ठीक है। आपने कहा कि आपने कुछ ऐसे जीवों को लिया, आपने देखा कि जिनके जो गुण धर्म थे वो समान थे, उन्हें आपने एक ग्रुप में रख दिया है, एक ग्रुप में आपने रखा। अब उस ग्रुप से आपने एक जीव को लिया, उसकी स्टडी की, उसके शरीर पे आपने अध्ययन किया। अब आपने एक पे स्टडी कर लिया, तो आपको सारे जीवों के बारे में पता, सारे ग्रुप में, चाहे उस ग्रुप में 100 या 500 ही क्यों नहीं है, तो आपने क्या किया, आपने एक पे स्टडी की, आपने एक का अध्ययन किया, और आपको बाकी 100 या 500 के बारे में पता चल गया। तो यही महत्व है किसका, वर्गीकरण का। तो यही कहा गया है कि हम हर एक जीव को अलग अलग करके उसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो हम करते क्या है, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, और अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए होंगी, कुछ मूलभूत विशेषताएं होती हैं, जिसे कि हमने कहा कि हमें एक आधार चाहिए होता है वर्गीकरण का। हम देखते हैं कि किन जीवों में समान गुण हैं, ठीक है, समान गुणों वाले जीवों को हमने एक ग्रुप में रखा। फिर हमने क्या देखा कि उन जीवों में जो गुण पाए जा रहे थे, उससे अलग अगर कोई गुण पाए जा रहे थे, उन जीवों को हमने अलग ग्रुप में वहां पर रख दिया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने कहा सामान्य विशेषताओं के बिना हर दिन पाई जाने वाली नई प्रजातियों को जोड़ना संभव है। आपने कहा
कि अगर हमें नए जो जीव है वो मिलते रहें तो हम उनका अध्ययन कैसे करेंगे। उनके अध्ययन के लिए हमारे पास कुछ तो बेस होना चाहिए। आपने कहा जानवरों में विविधता का अध्ययन करने के लिए वर्गीकरण सामान्य बुनियादी विशेषताओं पर आधारित होना चाहिए। अब वो कौन कौन सी डिफिकल्टीज हैं जो आप फेस करेंगे। आपने कहा विभिन्न जानवरों के बीच परस्पर निर्भरता का पता लगाना कठिन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपको उन जीवों के बारे में ही नहीं पता है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि उन दोनों के बीच क्या जो रिलेशन है वो किस प्रकार का है। नेक्स्ट आपने कहा जानवरों की नई प्रजातियां विकसित करने में क्या होगी, कठिनाई होगी, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसे आप नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला जो प्रश्न आपके पास आता है उसमें आपसे पूछा गया है हाउ यूजफुल इज स्टडी ऑफ नेचर ऑफ बॉडी कैविटी एंड सीलोम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। आपसे कहा गया है कि जंतुओं के वर्गीकरण में शरीर गुहा तथा प्रगुहा की प्रकृति का अध्ययन कितना उपयोगी है। आपको कहा गया कि आप जब भी वर्गीकरण कर रहे थे आप देख रहे थे सीलोम है या नहीं है, सीलोम किस प्रकार की है, तो किस प्रकार से इंपॉर्टेंट होता है वर्गीकरण में, यही आपको बताना है। तो पढ़ लेते हैं आंसर आपको क्या बताया गया है। The coelom is the body cavity or a fluid-filled space lined by the mesoderm। ठीक है, आपको क्या कहा गया है, आपने कहा जो सीलोम है जो शीलोम है वो क्या है, शरीर गुहा या मेसोडर्म द्वारा पंक्तिबद्ध तरल पदार्थ से भरा रहता है। क्या होता है सीलोम आप जानते हैं, अच्छे से समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या कहा, आपने कहा एन एनिमल विद अ सीलोम इज कॉल्ड अ सीलोमेट। जिस भी जीव में सीलोम प्रेजेंट होता है उसे आप क्या कहते हैं, सीलोमेट कहते हैं। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट कवर्ड बाय अ मेसोडर्म, इंस्टेड द मेसोडर्म इज अ स्कैटर्ड this between the ectoderm and endoderm. Such body cavity is called a pseudocoelom। आपको ये भी बता दिया गया कि pseudocoelom किसे कहते हैं। And the animals that have them are called pseudocoelomate. For example, Aschelminthes. Some animals have no body cavity. They are called acoelomates. For example, Platyhelminthes. Classification of the body cavity and coelom is important to decide the कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट द ओरिजिन लेवल। अब आप देखिए क्या आपको बताया गया, आपने कहा सीलोम शरीर गुहा या मेसोडर्म द्वारा पंक्तिबद्ध तरल पदार्थ से भरा होता है और सीलोम वाले जो जीव होते हैं उन्हें सीलोमेट कहा जाता है। ये आप सही कर लेंगे, ठीक है, ये क्या है, सीलोमेट है, ये सीलोम होगा। आपने कहा कि जिनमें सीलोम पाया जाता है, जिनमें क्या पाई जा रही है, बॉडी कैविटी पाई जा रही है, उसे आप क्या कहेंगे, सीलोमेट कहेंगे, ठीक है। आपने कहा कि कुछ जो जीव होते हैं उनकी जो बॉडी कैविटी होती है वो मेसोडर्म से कवर नहीं होती है। अगर मेसोडर्म से कवर नहीं है, मेसोडर्म से कवर नहीं होगी और क्या होता है यहाँ पर, इसके बजाय जो मेसोडर्म एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में बिखरी हुई होती है, ठीक है। आपको ये पता है कि एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, बीच में मेसोडर्म है, तो मेसोडर्म बिखरी हुई होती है, पाउचेस में होगी अगर, तो आपने कहा कि इस स्थिति में आप क्या कहते हैं, ऐसी शारीरिक गुहा को आप स्यूडोसीलोम कहते हैं। और जिन जीवों में ये पाया जाता है उसे स्यूडोसीलोमेट कहा जाता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एग्जाम्पल आपको दिया गया कि स्यूडोसीलोमेट किस में पाया जा रहा है, एस्केहेलमिन्थीज में। ये क्या है, एस्केहेलमिन्थीज है। कुछ जानवरों में शरीर की कोई गुहा नहीं होती है, उसे आप एसीलोमेट कहते हैं। उसे आप क्या कहेंगे, जिसमें सीलोम नहीं होगा उसे आप एसीलोमेट कहेंगे। एग्जाम्पल आपके पास क्या है, प्लेटीहेलमिन्थीज है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या कहा, अंग स्तर पर किसी जीव की जटिलता को तय करने के लिए शरीर गुहा और सीलोम का वर्गीकरण महत्वपूर्ण है। आप ये देखते हैं कि जो जीव हैं उनमें उनकी शारीरिक संरचना किस प्रकार की है, सरल है या जटिल है। उनकी शारीरिक बनावट की जटिलता को दिखाने के लिए आपको जो बॉडी कैविटी है उसका आपको अध्ययन करना पड़ता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो आप देख लीजिए एक बार अपने आंसर को और इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसे आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। चलिए सो क्लास हमने आज कुछ क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस किया है। आपने इसी प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो आपने रिवाइज करते रहने हैं, ठीक है। आपने जब भी आप कोई क्वेश्चन लेंगे तो उससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं इनसे ही आपके पास एमसीक्यूज बनेंगे, ठीक है।
अगर आपने टॉपिक अच्छे से समझा है तो एमसीक्यूज को भी आप बहुत अच्छे से यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।